नमस्कार साथियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र के सेकंड पेपर के बारे में। राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस, जो भी आप सुटेबल समझें बोल सकते हैं। इसके सेकंड पेपर में आपको लोक प्रशासन के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको पढ़ना होता है। लोक प्रशासन के सिद्धांत जो आपका ये सिलेबस है, इससे बनने वाले लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि पिछले 2-3 वर्षों में पूछे गए हैं परीक्षाओं में। 2022 2024 में एक प्रकार से परीक्षाओं में खूब पूछे गए हैं। 2023 में भी कुछ प्रश्न आए हुए हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए हैं। तो अगर आपका एक प्रकार से आप जो है थर्ड सेमेस्टर में, मतलब कि आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो फिफ्थ सेमेस्टर में अगर आप होंगे तो एक सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर देने होंगे और एक मेजर सब्जेक्ट आपका नहीं देना होगा। माइनर का पेपर भी आपको नहीं देना है, हाँ, लेकिन आपको को करिकुलर का पेपर देना होगा। तो पॉलिटिकल साइंस की अगर बात की तो इसका जो सेकंड पेपर है उसमें आपको क्या पढ़ना है, लोक प्रशासन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी का ये मॉडल पेपर है 2025 की परीक्षाओं के लिए, ठीक है। और इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, तो आप इस वीडियो को बहुत ही गहनता के साथ, बहुत ही बारीकी के साथ समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आखिरकार पूछे जा सकते हैं और उनके क्या क्या उत्तर हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लोक प्रशासन के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आप देखेंगे कई सारे विश्वविद्यालय में आपकी बार परीक्षाएं जो होने वाली हैं वो ऑब्जेक्टिव होने वाली हैं और कई विश्वविद्यालय में लिखित, तो लिखित का ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, ऑब्जेक्टिव का नहीं करवाया था, तो मैंने कहा करवा दें। और ऐसे ही और भी वीडियोज़ आपके समक्ष आती रहेंगी, महासंग्राम, रिवीजन क्लास, मॉडल पेपर, ये सब आपको मिलते रहेंगे। बहरहाल हम इसको चर्चा करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पिछले वर्ष परीक्षा में पूछे गए थे, ठीक है, पिछले 2-3 वर्षों में, उनको जानने का प्रयास करते हैं। चले भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक नहीं है, यानी कि जो एक प्रकार से मैनेजमेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके समर्थक कौन नहीं है लोक प्रशासन के। तो लोक प्रशासन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है प्रबंधकीय वाला यानी प्रबंधकीय दृष्टिकोण, इसके समर्थक कौन नहीं है, साइमन, लूथर गुलिक या स्मिथबर्ग या हेनरी फियोल। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हेनरी फियोल महोदय जो हैं ये प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक नहीं रहे लोक प्रशासन के। हेनरी फियोल जो हैं ये प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक नहीं रहे। बाकी साइमन, लूथर गुलिक और स्मिथबर्ग ये सब एक प्रकार से प्रबंधकीय पॉइंट ऑफ व्यू के लोक प्रशासन के समर्थक रहे हैं। इसके अलावा लूथर गुलिक का नाम एक प्रकार से बड़ा फेमस है। इन्होंने एक प्रकार से लोक प्रशासन के बारे में बताते हुए उसमें एक प्रकार से जो है खास करके लोक प्रशासन के बारे में इन्होंने क्या बताया, लूथर गुलिक महोदय ने, लूथर गुलिक का एक प्रकार से जो पोस्ट कार्य विधि है उसको बारे में उन्होंने बताया कि भाई एक प्लानिंग होती किसी भी संगठन को आगे बढ़ाने के, मतलब कि किसी भी प्रशासन में सबसे पहली बात क्या होती है, एक प्लानिंग होती है। पोस्ट कार्य की विधि किसने दी, तो आपसे पूछा जाता है पोस्ट कार्य, ठीक है। पोस्ट कार्य यानी कि पी मतलब होता है प्लानिंग, ओ माने ऑर्गेनाइजिंग, एस माने स्टाफिंग, डी माने डायरेक्टिंग, सी ओ माने कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। और इसके अलावा आपका आर माने होता है रिपोर्टिंग और बी माने होता है बजटिंग, यानी कि बजट तैयार करना, प्रतिवेदन देना, रिपोर्ट देना, समन्वय करना, डायरेक्शन देना, निर्देश देना, स्टाफिंग स्टाफ की व्यवस्था करना, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना और प्लानिंग यानी प्लान करना। ये सब जब मिलते हैं तो एक प्रकार से क्या बनता है, आपका प्रशासन चलता है। प्रशासन में बेसिकली इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लूथर गुलिक महोदय ने चीज़ बताई है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न खूब पूछा गया, इसके एक एक शब्दों का अर्थ आपसे पूछा जाता रहा है, तो इस वजह से मैंने कहा कि आपको बता दिया जाए। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका नामक पुस्तक किसने लिखी है, बताएं। लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका, ये पुस्तक का नाम है, ठीक है। लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका यानी कि रोल ऑफ जो है रोल ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस पुस्तक को किसने लिखा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इस पुस्तक को लिखा भैया किसने, लियोनार्ड डी व्हाइट महोदय ने। किसने लिखा है, यल डी व्हाइट या फिर लियोनार्ड डी व्हाइट, इनका पूरा नाम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 2022 में सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले अगला क्वेश्चन से तीसरा नंबर प्रश्न है, बिलोबी के द्वारा अपनी पुस्तक, अब सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्न तैयार हुआ कि बिलोबी की जो पुस्तक है वो कौन सी है, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक के लेखक कौन है, बिलोबी महोदय हैं, ठीक है। तो आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप क्या बताओगे कि बिलोबी महोदय हैं, ठीक है।
तो इसमें प्रशासन के सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है? इनमें से क्या सम्मिलित नहीं किया गया है? सामान्य मतलब की उपलब्धता प्रशासन, या फिर समन्वय, या वित्त, या फिर व्यक्तिगत प्रशासन। तो जो एक प्रकार से बिलोबी ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन के सिद्धांत बताए हैं, उसमें उन्होंने व्यक्तिगत प्रशासन पर एक प्रकार से ध्यान नहीं दिया, यानी व्यक्तिगत प्रशासन को सम्मिलित नहीं किया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सभी लोग बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को देखेंगे और क्वेश्चंस को आप लोग जो है बढ़िया तरीके से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसने विकास प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया है? कैसे? कि यह क्रियान्मुखी, उद्देश्यमुखी, क्रियोन्मुखी और उद्देश्योन्मुखी प्रशासनात्मक पद्धति होती है। क्या? विकास प्रशासन जो होता है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, ये एक विकास उन्मुखी और उद्देश्य उन्मुखी प्रशासनात्मक एक मेथड होता है। एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटर जो मेथड होता है, एक प्रकार से क्या क्रियोन्मुखी और उद्देश्य उन्मुखी होता है। कौन? विकास प्रशासन। इसको किसने कहा था? एडवर्ड बीडनर नाम के एक विद्वान है, इन्होंने कहा था। एडवर्ड बीडनर ने क्या कहा कि यह क्रियोन्मुखी और उद्देश्यमुखी प्रशासनात्मक पद्धति एक किस क्या विकास प्रशासन को। ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब है, चले आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुपयुक्त सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। लोक प्रशासन के सीमांत मतलब सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुपयुक्त सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया? फटाफट से आप बताएंगे। एच वाकर, फैरल हेडी, या निकोलस हेनरी, या फिर एफ ए नीग्रो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? बिल्कुल राइट आंसर आप सभी क्या रहे हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फटाफट से ऐसे आंसर देते रहे। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर सी ऑप्शन आपका, एफ ए नीग्रो महोदय जो है लोक प्रशासन के एक प्रकार से जो प्रशासनिक जो सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुपयुक्त सिद्धांत में निम्नलिखित में से इन्होंने बांटा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से लोक प्रशासन का जनक कौन है इनमें से? लूथर गुलिक, एल्टन मेयो, विड्रो विल्सन, या फिर एल डी व्हाइट। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, लोक प्रशासन के जनक कौन माने जाते हैं? वुड्रो विल्सन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में खूब पूछा गया है। ठीक है, चले अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका। मैंने शुरुआत में आपको इसको बता रखा था। ठीक है, ये प्रश्न आपका आ चुका है। देखिए, लोक प्रशासन में पोस्ट कार्य दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन है? तो लूथर गुलिक महोदय हैं। कौन है भैया? लूथर गुलिक महोदय हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, लूथर गुलिक इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। प्रश्न क्या है? किसने कहा था कि इससे पहले कि किसी विज्ञान के पास सिद्धांत हो उसके पास अवधारणाएं होनी चाहिए? किसने कहा था? क्या कि इससे पहले कि किसी विज्ञान के पास सिद्धांत हो, प्रिंसिपल्स हो, उसके पास क्या होनी चाहिए? अवधारणाएं होनी चाहिए, कंसेप्ट होने चाहिए। 2024 में प्रश्न पूछा गया था, साइमन महोदय ने इस कथन को कहा था। किसने कहा था? साइमन महोदय ने कहा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, देखेंगे। प्रशासन का सरोकार बताएं। प्रशासन का सरोकार कार्यों को करवाने से है, यानी प्रशासन का काम क्या होता है कि मतलब कि जो है सरोकार कार्यों को करवाने से परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ। यह कथन किसने कहा है? यानी कि प्रशासन का सरोकार कार्यों को करवाने से है, परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ। जब आप सरोकार कार्यों को करवाते हैं तो यही प्रशासन होता है। यह कथन किस विद्वान ने कहा था? इसको कहा था, किसने कहा था भैया? लूथर गुलिक नाम के एक विद्वान है, इन्होंने कहा था। लूथर गुलिक ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किन्होंने प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन किया था? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया तो किसने किया था भैया? देखें, लूथर गुलिक ने नहीं किया था और ना ही साइमन ने किया था। लूथर गुलिक और साइमन ने एक प्रकार से प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया था, जबकि एल डी व्हाइट और डिमार्क महोदय ने किया था। 2 और 4 इन दोनों ने किया था। 2 और 4 कहाँ पर दिया गया है? 2 और 4 ए ऑप्शन में दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आंसर और क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। ऐसे ही और भी आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और चीज़ों को जानेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका PDF कैसे हमको मिलेगा, या किसी भी और भी सब्जेक्ट का, या पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, या लिखित का, वो कैसे प्राप्त करना है, ठीक है, या फिर एक प्रकार से जो भी गुरुजी PDF पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर जो वीडियो डालते हैं उसकी PDF कैसे प्राप्त करनी है, ठीक है, तो सभी की क्वेश्चन पेपर की PDF, सॉल्व PDF, ठीक है, इसके अलावा
आपको जो भी एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर होंगे विभिन्न विश्वविद्यालयों के, उनको भी सॉल्व करवाने का प्रयास पूरा किया जाएगा। सॉरी। तो आपको करना कुछ नहीं है, 91 61 93 60 62 पर आपको SMS कर देना है फाइनली, ठीक है। SMS क्या करेंगे, अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की आपको PDF मिलती रहेगी। जो भी क्लासेस यूट्यूब पर आपकी हो रही हैं उन सभी की PDF आपको मिल जाएगी। जैसे ये क्लास हो रही है, इसकी ऑब्जेक्टिव की PDF आपके पास मिल जाएगी, आपके पास सेंड कर दी जाएगी और PDF उसको आप एक प्रकार से आसानी से पेपर से पहले आप उसको एक बार जो है फिर से पेपर की भांति उसको प्रैक्टिस सेट के रूप में दे करके जाइएगा, तो आपका पेपर बहुत ही बेटर होगा, बहुत ही अच्छा होगा। आप वीडियो में आकर के उसके आंसर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आंसर आपको देने वाला हूँ नहीं PDF में। क्यों? चूँकि आप PDF में जब आंसर देख लेंगे तो आप एक प्रकार से फिर चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे और तब आप तुरंत देख करके उसको कर लेंगे। लेकिन जब भी आप आंसर को ढूंढेंगे और एक आध मिनट उस पर समय व्यतीत करेंगे एक क्वेश्चंस पर, तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में उसका आंसर छप जाएगा और परीक्षा हाल में आप बहुत अच्छा कर पाओगे। यही रणनीति होती है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को तैयार करने की। मैंने कई पेपर दिए हैं इस रणनीति के साथ, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो फटाफट से SMS करें। एक नहीं, सभी सब्जेक्ट के PDF नोट्स मात्र 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपका जो एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस जो आपका को करिकुलर कोर्स होता है, उसकी भी तैयारी इसी में इंक्लूड कर दी गई है, ठीक है। मात्र 100 रुपीज़ में वो भी आपकी PDF नोट्स के साथ तैयारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका महोदय, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा। सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को क्या करेंगे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा कि जो है ऑब्जेक्टिव जो आप लोग लगातार कह रहे थे शुक्ला जी ने उसको एक प्रकार से कर दिखाया। और इसका पेपर 1 का भी एक प्रकार से PDF मैंने दिया हुआ है, मतलब पेपर 1 का भी जो है मॉडल पेपर मैंने ऑब्जेक्टिव का दे दिया है, लिखित का भी दे दिया है। चले, प्रश्न है आपका कि किस पुस्तक में रॉबर्ट डहल ने निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या करी है। तो रॉबर्ट डहल महोदय ने, उनकी एक पुस्तक है हु गवर्नेंस, ठीक है, हु गवर्नर्स, ठीक है। हु गवर्नर्स पुस्तक जो इनकी है, इसी पुस्तक में, तो सबसे पहली बात तो ये जाने कि हु गवर्नर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो रॉबर्ट डहल महोदय है इस पुस्तक के लेखक। तो इन्होंने निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या जो है इसी पुस्तक में करी है, हु गवर्नर्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे भाई। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आदिय की एकता सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित में से किसको सुनिश्चित करता है, फटाफट से आप बताएंगे। आदिय की एकता सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित को सुनिश्चित करता है, किसको भैया, तो विशिष्टीकरण को सुनिश्चित करता है। आदिय की एकता का सिद्धांत किसको सुनिश्चित करता है, विशिष्टीकरण को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन, टेलर एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, तो इनके वैज्ञानिक प्रबंधन की मुख्य विशेषताओं में से एक निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। इनमें से जो विशेषताओं की अगर बात की जाए, देखिए समय तथा गति अध्ययन इनकी विशेषता रही है। निर्णय लेने में भागीदारी ये भी रही है। विभेदक उजरती दर व्यवस्था ये नहीं रही है, ठीक है। और प्रकारात्मक फॉर्मेन ये रही है, ठीक है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि आपसे पूछा गया कि कौन सी विशेषता नहीं रही है इनके वैज्ञानिक प्रबंधन की, टेलर के, तो इनकी विभेदक उजरती दर व्यवस्था ये नहीं रही है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। सभी लोग देखिएगा, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार की कार्यकारिणी शाखाओं की गतिविधियों के रूप में लोक प्रशासन की शाखा किसने की, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार की कार्यकारिणी शाखाओं की गतिविधियों के रूप में लोक प्रशासन की व्याख्या करने वाले विद्वान हैं हर्बर्ट ए साइमन। कौन है, हर्बर्ट ए साइमन महोदय। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना किसने की, बताइएगा। नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना किसने की थी। नौकरशाही के बारे में सबसे पहले किसने बताया था भैया, जिसने सत्ता की अवधारणा दी थी उसी ने बताया था। सत्ता की अवधारणा कौन देता है, मैक्स वेबर देते हैं, और मैक्स वेबर ने ही नौकरशाही शब्द की व्याख्या या सर्वप्रथम प्रयोग उन्होंने ही की थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, मैक्स वेबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न देखेंगे। संचार में अनौपचारिक चैनल को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, फीडबैक या ग्रेप वाइन या नर्वल लाइन या फिर लूप लाइन, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो संचार में अनौपचारिक चैनल को ग्रेप वाइन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भैया, ग्रेप वाइन के नाम से जानते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
प्रश्न है, किसने विकास प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया कि यह क्रियोन्मुखी उद्देश्योन्मुखी प्रशासनात्मक पद्धति है? किसने परिभाषित किया था भैया? तो किसने किया था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एडवर्ड वीडनर, या फिर जो है ड्वाइट वाल्डो, या फिर रिग्स्यू, या रॉबर्ट डहल? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लोक प्रशासन को ऐसे किसने परिभाषित किया भैया? ऐसे लोक प्रशासन को किसने परिभाषित किया था? कैसे किया? क्रियोन्मुखी उद्देश्योन्मुखी पद्धति प्रशासनात्मक पद्धति है, तो एडवर्ड वीडनर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड वीडनर, इसको मैंने शुरुआत में ही बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है, अनौपचारिक संगठन क्या होता है? फटाफट से आप बताइएगा। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। अनौपचारिक संगठन क्या होता है इनमें से? अनौपचारिक संगठन जो होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, भावात्मक होता है। सबसे पहली बात भावात्मक होता है, दूसरी बात व्यक्तिगत भी होता है ये। ठीक है, 2 और 3 इसमें होगा, जिसमें वही करेक्ट आंसर होगा। 2 और 3 किसमें किसमें है? देखिए 2 3 इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं है। 2 3 इसमें है, 2 3 इसमें है। ठीक है, अब और देख लेते हैं इसमें चौथा क्या आएगा। चौथा खास करके क्या है, परंपरागत। तो बिल्कुल परंपरागत भी होता है। ठीक है, परंपरागत भी होता है ये। ठीक है, इसके अलावा तार्किक नहीं होता है ये, ना लागू होता है। ठीक है, यानी पहला और पांचवा तो होगा नहीं, तो पांचवा नहीं होगा तो यानी ये भी गलत होगा, यानी छठा आलिखित। यानी सबसे पहली बात जानिए कि भावात्मक, व्यक्तिगत, परंपरागत और आलिखित, यानी कि दूसरा, चौथा, छठवा और तीसरा। दूसरा, तीसरा, छठा और चौथा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका। ठीक है, तो यानी कि अनौपचारिक संगठन का अनौपचारिक संगठन क्या होता है? भावात्मक होता है, परंपरागत होता है, आलिखित होता है और व्यक्तिगत होता है, तार्किक नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। अब कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है, बल्कि एक ही है जो लोक और निजी, यानी लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों ही मामलों पर या दोनों मामलों पर समान रूप से लागू होता है। यह कथन किसने कहा था? हेनरी फ्योल ने कहा था। बड़े अच्छे एक प्रकार से विद्वान है प्रोफेसर हेनरी फ्योल, इन्होंने बड़ा काम किया है लोक प्रशासन को लेकर के। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बड़ा ही अच्छा आ चुका है भाई। प्रश्न आ चुका है, भार अर्पण। भार अर्पण किया जाता है किसको? मतलब भार अर्पण किया जाता है अधिकार का, उत्तरदायित्व का, या जवाबदेही का, या इनमें से किसी का नहीं? तो भाई देखिए, भार जो एक प्रकार से भार अर्पण किया जाता है वो अपने अधिकारों का, कि अपने अधिकार को जब आप किसी को अर्पण कर देते हैं कि भाई मेरा अधिकार है, आप इसको थोड़ा दिन के लिए चलो संभालो, तो ये अधिकारों का एक प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? अधिकार। अधिकार का भार अर्पण किसका किया जाता है? अधिकार का। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। अधिकार का, मानव शक्ति का, प्रोन्नति का, या प्रोत्साहन का? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए जो है अधिकार के साथ उत्तरदायित्व होना बड़ा जरूरी होता है। अधिकार के साथ उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मूलतः संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है तथा यहाँ तक कि उसे नष्ट भी कर देती है। किसने कहा था? मूलतः संगठन रचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकती है, यहाँ तक कि उसे नष्ट भी कर देती है, ऐसा डकर महोदय ने कहा था। ए ऑप्शन में दिए हैं डकर, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है भैया? इनमें से देखिए, इनमें से गलत कथन जो है वही छांटना है आपको। यानी गलत कथन इनमें से देखें, राज्यसभा धन विधेयक का स्वीकार कर सकती है, बिल्कुल, यानी कि ये सही है। राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिशें कर सकती है, तो राज्यसभा जो है वो धन विधेयक पर सिफारिशें कर सकती है, ये गलत है। एक मिनट, गलत क्या है? एक मिनट, क्या पूछा गया आपसे? क्या गलत है ना? देखिए, राज्यसभा धन विधेयक का स्वीकार कर सकती है, बिल्कुल एक प्रकार से गलत उदाहरण है, यानी पहला एकदम से गलत है। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक का स्वीकार नहीं कर सकती है। ठीक है, दूसरी बात, राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिशें कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक का स्वीकार कर सकती है। क्या धन विधेयक राज्यसभा अस्वीकार, मतलब अस्वीकार नहीं कर सकती? बिल्कुल अस्वीकार नहीं कर सकती, यानी ये भी सही है। राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना चाहिए, बिल्कुल लौटाना चाहिए, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल आपके सही हैं। और पांचवा क्या दिया? राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती, नहीं कर सकती, यानी एक प्रकार से पहला और पांचवा इसका गलत है, पहला और पांचवा सी में दिया, यही दोनों गलत हैं। ठीक है, चलें अगला प्रश्न। आपकी 2024 में सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टेलरवाद के सबसे महत्वपूर्ण आलोचक कौन है? 2024 में प्रश्न आया था।
टेलरवाद के सबसे महत्वपूर्ण आलोचक जो हैं भैया वो कौन है? एल्टन मेयो। एल्टन मेयो जो है टेलरवाद के सबसे महत्वपूर्ण आलोचक हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, तार्किकता किसका आधार है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तार्किकता किसका आधार है भैया? तार्किकता किसका आधार है? तो तार्किकता जो होता है वो किसका आधार होता है? करिश्माई पर अधिकार का? बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये पारंपरिक अधिकार का भी नहीं होता है और नैतिक अधिकार का आधार का भी नहीं होता है। तार्किकता जो होती है वो कानूनी प्राधिकार का आधार होता है। कानूनी प्राधिकार का आधार तार्किकता होती है। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट आंसर होगा, यानी कि केवल 3। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चले, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 24 नंबर आप देखेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? इनमें से देखिए कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया हुआ भैया? देखिए, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुस्तक 1900 में प्रकाशित हुई, बिल्कुल ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक 1928 में प्रकाशित हुई, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुस्तक 1937 में नहीं प्रकाशित हुई, तो ये गलत है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुस्तक 1926 में प्रकाशित हुई, ये भी सही है, ठीक है। यानी ये फर्स्ट, बी और सी, मतलब कि फर्स्ट ए, बी और डी ये तीनों सही, बाकी जो आपका सी दिया है वही गलत है। यानी कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, सरकारी प्रशासन अपनी सार्वजनिक प्रकृति के कारण जिस प्रकार सार्वजनिक परीक्षण और विरोध के अधीन होना है, उसी प्रकार अन्य प्रशासनिक कार्यों में से इतना भिन्न होता है जिसका एहसास बाहर से मुश्किल से ही हो सकता है। यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसको किसने कहा था? इसको किसने कहा था? एफ लवी महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे भाई, अगला प्रश्न आ चुका है, राजनीति का नाता राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से होता है जबकि लोक प्रशासन का सरोकार इन नीतियों को लागू करने से होता है। यह कथन किसने कहा था? तो राजनीति का नाता राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से होता है जबकि लोक प्रशासन का सरोकार की सरकार की नीतियों को लागू करने से होता है। यह कथन किसने कहा था? गुडनार महोदय ने कहा था। किसने कहा था? गुडनार महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चले, प्रश्न आ चुका है, ZBB का पूर्ण रूप क्या है? बताएं। ZBB का पूर्ण रूप क्या है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ZBB का मतलब क्या होता है? सभी लोग बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे कि ZBB का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में, ठीक है। चलें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, ZBB का पूरा नाम है शून्य आधारित बजटिंग। क्या होता है? ZBB का मतलब क्या होता है? शून्य आधारित बजटिंग। क्लियर, शून्य आधारित बजटिंग इसका राइट आंसर होगा। शून्य आधारित बजटिंग बी ऑप्शन में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य आधारित बजटिंग, ठीक है। शून्य आधारित बजटिंग बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पुस्तकालय का बजट डैश के लिए किया जाता है? किसके लिए? तो पुस्तकालय का जो बजट होता है वो आगामी वर्ष के लिए किया जाता है। किसके लिए? आगामी वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है? तो भारत सरकार का जो आपका वित्त मंत्रालय होता है वही केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है। कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है वो करती है केंद्रीय बजट प्रस्तुत। जो वित्त मंत्री होते हैं वही बहस करते हैं उस पर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज संसद के बजट के हिस्से के रूप में शामिल नहीं होता? इनमें से बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इनमें से भारत का मतलब प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज संसद के बजट के हिस्से में के रूप में शामिल नहीं होता है? देखिए, वार्षिक वित्तीय वितरण शामिल होता है, वित्त विधेयक भी इसमें शामिल होता है, एक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट शामिल होता है, मौद्रिक नीति का वक्तव्य नहीं शामिल होता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मौद्रिक नीति पर वक्तव्य। ये एक प्रकार से दस्तावेज संसद के बजट के हिस्से के रूप में शामिल नहीं होता है, बाकी तीनों शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन से, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद होती है इनमें से? प्रतिरक्षा व्यय, केंद्रीय आय योजना, सामाजिक योजनाओं पर व्यय या ब्याज भुगतान? फटाफट से आप बताएंगे। तो केंद्रीय बजट सरकार के बजट के चालू खाते में जो व्यय होती है वो केंद्रीय योजनाओं को लेकर के ज़्यादा बजट लगता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। भारत की संचित निधि पर प्रभावित खर्च के संबंध में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, यह संसद में मतदान का विषय होता नहीं, यह संसद में बहस का विषय है। बिल्कुल हाँ, बहस का विषय हो सकता है। यह केवल लोकसभा में मतदान का विषय है, ऐसा भी नहीं, गलत, ठीक है।
तो इसका यानी कि कौन सा सही हो सकता है, तो इनमें से आपका एक तो सही हुआ, यानी दूसरा सही, तीसरा गलत है। अगला है आपका, यह संसद में चर्चा का विषय नहीं है चर्चा का विषय है। इस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है, तो इस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता, बिल्कुल। यानी कि दूसरा और पांचवा, मतलब कि दूसरा और पांचवा आपका सही है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा और पांचवा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रशासन में वित्त सरबर्त वैसे ही सम्मिलित होते हैं जैसे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन। यह कथन किसने कहा था? 2024 में प्रश्न पूछा गया है कि प्रश्न क्या पूछा गया कि प्रशासन में वित्त सरबर्त ही, मतलब सरबर्त वैसे ही सम्मिलित होते हैं जैसे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन। इसको कहा था किसने? मार्कस मार्क्स ने। किसने कहा था? मार्कस मार्क्स। ऑप्शन डी में दिए हैं आपके, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी धारा में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो बजट शब्द की बात करी गई अनुच्छेद 112 में, संविधान की 112वें अनुच्छेद में भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख किया गया। बजट का मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला, ठीक है। बजट शब्द जो है बूजट शब्द से बना हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका, बजट के साथ विधायिका में निम्न में से कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं? फटाफट से आप बताएंगे इनमें से कौन से दस्तावेज। तो देखिए, बजट के साथ विधायिका में आप देखेंगे तो इनमें से जो है लगभग बजट संबंधी व्याख्यात्मक स्मृति पत्र होता है, अनुदान मांगों का सारांश भी होता है, विनियोग विधेयक भी होता है और वित्त विधेयक इसमें भी शामिल होता है। आर्थिक सर्वेक्षण शामिल नहीं होता है, ये बाकी चार शामिल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? प्रश्न आ चुका है कि प्रशासी विधि निम्न में से निम्न की शक्तियों और प्रक्रियाओं के साथ व्यवहार करती है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशासी विधि या प्रभावी विधि निम्न में से निम्न की शक्तियों और प्रक्रियाओं के साथ व्यवहार करता है। तो प्रशासी विधि जो होती है, प्रशासनिक विधि जो होती है वो प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक कारीगण, मतलब कि प्रशासन प्राधिकारीगण, ये एक प्रकार से इनकी शक्तियों और प्रक्रियाओं के साथ व्यवहार करती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रशासनिक विधि जो होती है, ये प्रशासनिक कर लेंगे हम, प्रशासनिक विधि किसी शक्तियों तथा प्रक्रिया से संबंधित विधि होती है, बताएं। किससे? प्रशासनिक विधि जो होती है वो जो है प्रशासनिक अभिकरण तथा प्रक्रिया के से संबंधित होती है। प्रशासनिक अभिकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है, नई तानाशाही अभिव्यक्ति का प्रयोग लॉर्ड हेबर्ट ने किसके संदर्भ में किया था? नई तानाशाही अभिव्यक्ति का प्रयोग जो है लॉर्ड हेबर्ट ने किया था प्रशासनिक विधि के संदर्भ में। किसके? प्रशासनिक विधि के संदर्भ में किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक का यह कथन है कि प्रत्यायोजन की अवधारणा संगठित विचारधारा का महज मिथ है? मिथ माने झूठ। प्रत्यायोजन क्या होता है कि यानी कि एक दूसरे, जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं पर चला छुट्टी पर होता तो उसके स्थान पर उसको काम दिया जाए, प्रतियोजन, ठीक है। तो प्रत्यायोजन मैंने बताया है। तो किस प्रशासनिक चिंतक का यह कथन है कि प्रत्यायोजन की अवधारणा संगठित या संगठनिक विचारधारा का महज मिथ होता है? ऐसा कहा था MP फॉलेट महोदय ने। MP फॉलेट ऑप्शन नंबर इसका ए में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखेंगे, प्रश्न आ चुका है, प्रत्यायोजन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रत्यायोजन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही भैया? देखिए, प्रत्यायोजन के बारे में आप देखेंगे, देखिए पहला है आपका, यह किसी अधीनस्थ को यह अधिकार को यह मतलब कि यह किसी अधीनस्थ को यह अधिकार देता है कि किसी खास तरीके से यह स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। बिल्कुल अधिकार देता है। जो अधिकारी होते हैं वो कर्मचारियों को सौंप देते हैं अपने काम को कि भाई आप ये काम कर लो, या कई अधिकारियों में बांट देते हैं अपने काम को। जैसे एक एसओ हैं, वो कई जो है दरोगा एसआई को बांट दे कि भाई आप का एरिया है, आप इसमें काम करो, आप उसमें काम करो, इस तरीके से। ये बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात लिखा है कि इसका अर्थ अंतिम प्राधिकरण का मतलब अंतिम प्राधिकार का हस्तांतरण नहीं, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा इसका एक द्वैध चरित भी होता है, क्योंकि दोनों के पास एक साथ प्राधिकार भी होता है, बिल्कुल। यानी जिसको दिया है उसके पास भी अधिकार होता है, जो चल कर रहा है उसके भी, यानी कि पहला, तीसरा और दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा देखेंगे, यह पर्यवेक्षण, नियंत्रण और समीक्षा के अधीन नहीं होता है, बिल्कुल होता है ये, इस वजह से गलत हो जाएगा। यानी पहला, दूसरा और तीसरा, डी ऑप्शन में दिया पहला, दूसरा और तीसरा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला, ठीक है। चले, एक मिनट,
प्रश्न है, प्राधिकार के प्रत्यायोजन का अर्थ महज दूसरों को कम या ज़्यादा विस्तार में काम देना नहीं होता है। ठीक है, प्रत्यायोजन का मर्म है कि दूसरों को निर्णायक शक्ति देना ताकि वे अपने कामों की रूपरेखा में विशेष समस्याओं के समाधान में अपने निर्णय का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, यह कथन किसका है? इस कथन को कहा था मुनि महोदय। किसने कहा था? सॉरी, टेरी महोदय ने। किसने कहा था? टेरी महोदय ने कहा था। 2024 में प्रश्न पूछा गया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रत्यायोजन का अर्थ है कि किसी विशिष्ट प्राधिकार के उच्च स्तर के द्वारा निम्न स्तर को सौंपा जाना, यानी कोई काम जो बड़े अधिकारी होते हैं वो अपने से छोटे अधिकारियों को सौंप देते हैं कि आप ये काम करो। ठीक है, तो वही होता है प्रत्यायोजन। ये कथन किसने कहा? इसको किसने कहा था भैया? मुनि महोदय ने कहा था। मुनि ने क्या कहा था कि प्रत्यायोजन का अर्थ होता है किसी विशिष्ट प्राधिकार के उच्च स्तर के द्वारा निम्न स्तर को सौंपा जाना। ठीक है, कोई प्राधिकार है, कोई अधिकार है, तो उसको जब निम्न स्तर के लोगों को उच्च स्तर के लोग या उच्च काम करने वाले लोग या आला अधिकारी जो होते हैं उस सौंपते हैं किसी को, तो वो होता है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बताएं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? तो किसकी होती है भैया? भारत के महान्याय मतलब भारत के राष्ट्रपति। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति की होती है। इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चूँकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार देता रहता हूँ। चलें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यह कथन जिसका है मतलब किसका है बताएं? यह कथन किसका है कि वित्तीय प्रशासन आधुनिक सरकार को का मर्म है? बताएं। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर क्या होने वाला है भाई? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं परीक्षा में। बताएं, यह कथन कि वित्तीय प्रशासन आधुनिक सरकार का मर्म है। वित्तीय प्रशासन आधुनिक सरकार का मर्म है, इसको हुनर आयोग के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। हुनर आयोग, ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न निर्णय निर्माण प्रक्रिया में निर्णय निर्माण प्रक्रिया के निम्न चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें। निर्णय निर्माण प्रक्रिया के निम्न चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें इनमें से। तो निर्णय निर्माण प्रक्रिया में जो क्रम से होगा, पहले में आप देखेंगे जो पहला दिया हुआ है, देखिए इसमें सबसे पहले विभिन्न उपागम को जानना, सबसे पहले ये आएगा, यानी कि तीसरा सबसे पहले आएगा। तीसरा सबसे पहले कहाँ पर दिया हुआ है? इसमें तो दिया नहीं, तो इसमें ये भी गलत होगा, ये गलत होगा। ये तीसरा इसमें पहले दिया, तीसरा इसमें पहले दिया है। अब एक दूसरा क्या होगा? सबसे पहले आप उपागम को जानेंगे किसी भी चीज़ में, इसके बाद में उपागम को जानने के बाद में क्या करेंगे? उपागम को जानने के बाद में कार्रवाई का सर्वश्रेष्ठ रास्ता आप ढूंढेंगे। कार्रवाई का सबसे रास्ता यानी कि इसके बाद में क्या होगा? पहला होगा, यानी कि यहाँ पर पहला फर्स्ट पर ये आएगा, सेकंड पर ये आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड मतलब कि थर्ड और फर्स्ट, बिल्कुल ये दूसरे नंबर पर आ गया। यहाँ पर चौथा, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ये होगा। यानी कि उसके बाद में कौन आएगा? अस्थायी निर्णयों की जांच की जाएगी। फिर उसके बाद में क्या किया जाएगा? उसके अंदर अस्थायी निर्णयों का मूल्यांकन किया जाएगा, और मूल्यांकन के बाद में अगले काम की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। पहले तीसरा आएगा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर पांचवा। ठीक है, ये किस में? निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साइमन के द्वारा प्रतिपादित प्रशासन की नई अवधारणा किस पद्धति पर आधारित है? बताएं। तो बिल्कुल निर्णय निर्माण की प्रक्रिया पर ही आधारित है। जो साइमन के द्वारा प्रतिपादित जो प्रशासन की नई अवधारणा है वो निर्णय निर्माण पर आधारित है। अगला प्रश्न, किसके लिए नौकरशाही एक महाद्वीपीय कंटक है? बताएं। 2024 में प्रश्न आया था, किसके अनुसार नौकरशाही एक महाद्वीपीय कंटक है? थॉमस कराइल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे भैया, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। रॉबर्ट डहल के अनुसार लोक प्रशासन के उद्भव में निम्न में से कौन सा कारक बाधा उत्पन्न नहीं करता? बताएं। तो लोक प्रशासन, रॉबर्ट डहल के अनुसार लोक प्रशासन के उद्भव में एक प्रकार से जो बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व हैं वो एक प्रकार से कौन से हैं? प्रशासन में सर्वव्याप्त मूल्य जो होते हैं वो भी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। मानव व्यवहार की अनिश्चितता ये भी मूल्य उत्पन्न कर सकती है, मतलब बाधा उत्पन्न कर सकती है। लोक प्रशासकों की बौद्धिक क्षमता इसमें दिक्कत नहीं डालेगी। ठीक है, प्रशासन पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव ये भी बाधा डाल सकता है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यही बाधा नहीं डालेगा, तो यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन कहता है कि लोक प्रशासन में केवल सरकार की कार्रवाई या कार्यकारी शाखा के काम शामिल होते हैं? बताएं। लोक प्रशासन में केवल सरकार की कार्रवाई शाखा के काम शामिल होते हैं, यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एल.डी. व्हाइट का यह कथन है। ठीक है, एल.डी. व्हाइट ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2024 में आया हुआ है, पिछले वर्ष पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। लोक प्रशासन ने सरकार की सभी गतिविधियां शामिल होती हैं, चाहे वह विधान शाखा की हो, चाहे कार्यकारी शाखा की हो, चाहे सरकार की न्यायिक शाखा की हो। कुल मिलाकर के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सभी में एक प्रकार से चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। लोक प्रशासन में सरकार की सभी गतिविधियां शामिल होती हैं। इसमें एक प्रकार से इस कथन में क्या झलकता है? इस कथन में प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण, चूँकि प्रशासन का जो संकुचित दृष्टिकोण होता है उसमें केवल कार्यकारी शाखा केवल शामिल होती है सरकार की, बट इसमें सारी शाखाएं शामिल होती हैं। लोक प्रशासन के जो है जब व्यापक दृष्टिकोण से उसका अर्थ निकालते हैं तो ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इनको चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न आ चुका है। प्रिज्मीय मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया था? बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है भाई, बताएं। चले, प्रश्न क्या आ चुका है? प्रश्न आ चुका है प्रिज्मीय मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो प्रिज्मीय मॉडल जो है परिवार कल्याण रिक्स के द्वारा विकसित किया गया है। परिवार कल्याण रिक्स ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है बड़ी फेमस पुस्तक है और अर्थशास्त्र के जो बड़े विद्वान या जनक रहे हैं एडम स्मिथ, उन्होंने लिखी है। एडम स्मिथ की पुस्तक है। ठीक है, एडम स्मिथ की पुस्तक है। स्मिथ, एडम स्मिथ की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे। बाजार में विश्वास मुख्य धारणा है, विकास का मॉडल। प्रश्न है कि विकास मतलब बाजार में मुख्य धारणा, विश्वास मुख्य धारणा है, विकास का मॉडल किसका? विकास का मुख्य मॉडल कौन सा? विश्वास का, वो है पूंजीवाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विकास का पूंजीवाद मॉडल संबंधित है। विकास का पूंजीवाद जो मॉडल है वो व्यक्तिगत विकास से संबंधित है। किससे है? व्यक्तिगत विकास से संबंधित है वो। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कटु शब्द, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये शब्द जो है आपका दिखा हुआ है, लघु शब्द, लघु शब्द कर ले इसको। पोस्ड कार्ब, पी का मतलब क्या होता है? प्लानिंग करना, यानी कि जो है एक प्रकार से योजना बनाना। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजन, यानी कि जो है संगठन बनाना। एस का मतलब होता है स्टाफिंग, स्टाफ की व्यवस्था करना। डी मतलब होता है डायरेक्टिंग, निर्देश देना। ठीक है, सीओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि एक प्रकार समन्वय करना। तो यही पूछा गया सीओ का क्या अर्थ है? तो समन्वय करना, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आर माने होता है रिपोर्टिंग करना और डी माने होता है बजटिंग करना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? समन्वय करना, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन से लुथर गुलिक महोदय ने दिया था पोस्ट कार्ब की विधि। अगला प्रश्न, जिला कलेक्टर का चयन किया जाता है, बताएं। जिला कलेक्टर का चयन जो होता है वो योग्यता प्रणाली के अकॉर्डिंग किया था। किसके द्वारा किया था भैया? योग्यता प्रणाली के द्वारा एक जिला कलेक्टर की एक प्रकार से चयन किया था, नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होता है, फटाफट से आप देखेंगे। 2024 में प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा कथन सही है? बताएं। इनमें से कौन सा कथन सही भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इनमें से जो कथन आपका सही है वो आप देखेंगे। देखिए, संसद कर बढ़ा सकती नहीं, संसद कर बढ़ा सकती है क्या? संसद कर घटा नहीं, मतलब घटा नहीं सकती, ये भी गलत। संसद कर सहमत मतलब कि समाप्त कर सकती है, तो संसद कर समाप्त कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। संसद कर बढ़ा नहीं सकती है, संसद कर को बढ़ा नहीं सकती है, संसद कर घटा सकती है। संसद कर को बढ़ा नहीं सकती है, संसद कर घटा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो बताया गया है ये बुक वगैरह में, वो कौन सा बताया गया है? इसमें आपका 3, 4, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चूँकि ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनकी आंसर की जो आती है विश्वविद्यालय के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें बताई जाती हैं। साइमन के बारे में कौन से कथन सही है? इनमें से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइमन के बारे में कौन से कथन इनमें से सही हैं? देखिए, साइमन के बारे में जो कथन सही है, देखें, सबसे पहली बात, उन्होंने प्रशासन को निर्णय निर्माण का समतुल्य बनाया, बिल्कुल बनाया। यानी प्रशासन को निर्णय निर्माण के समतुल्य कौन बनाते हैं? साइमन बनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने संरचनात्मक उपागम को विकल्प के तौर पर निर्णय निर्माण पर जोर दिया, बिल्कुल दिया, ये भी सही है। उन्होंने तार्किकतावाद पर आधारित प्रशासन की
नई अवधारणा प्रस्तावित की, बिल्कुल नई अवधारणा भी इन्होंने प्रस्तावित की थी प्रशासन की, साइमन ने ही। इसके अलावा उन्होंने नियोजन और अनियोजन निर्णयों में भेद भी किया, यानी अंतर भी बताया था। अनियोजन निर्णय और नियोजित निर्णय में अंतर भी इन्होंने किया है। इसका चौथा भी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि चारों करेक्ट हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध कहाँ से आया, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो ये आया था ट्रेड यूनियन से। वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध आया था ट्रेड यूनियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही के बेब्रीय मॉडल का बुनियादी गुण क्या है, बताएं। तो बेब्रीय मॉडल का जो बुनियादी गुण होता है वो होता है नियमों की व्यवस्था। ठीक है, क्या होती है, नियमों की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन प्रश्नों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इन सभी की। व्यवहारवादी उपागम ने किस बात पर ध्यान केंद्रित किया, 2024 में आया था। तो व्यवहारवादी उपागम ने एक प्रकार से संगठनों में व्यक्तियों और समूहों का वास्तविक व्यवहार, इस पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया और ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर, आगे देखेंगे। तो ये एक प्रकार से आपके हो गए तमाम क्वेश्चंस। अगर आपको एक प्रकार से कोर्स में ज्वाइन होना है, या फिर कोर्स मतलब कि पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, ये जो क्लास हुई है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी एक ही सब्जेक्ट की नहीं, सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी, और भी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, उनकी पीडीएफ मिलेगी, और भी तमाम प्रकार की चीज़ें मिलेंगी। मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लास 2024 के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, 2024 के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। देखिए एसएमएस करना है 91 91 61 93 60 62 पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर एसएमएस करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना नाम लिख करके भेज दीजिएगा, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, और आपके क्या क्या सब्जेक्ट हैं, अपने सब्जेक्ट नेम भी लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, और उस पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड करके आपको एक प्रकार से ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। अगर आप नहीं चलाते गूगल पे, फ़ोन पे या कुछ भी, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी दुकान से जाकर के भी करवा सकते हो। इसमें आपको क्या मिलेगा, सभी सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, सभी सब्जेक्ट को आपको पीडीएफ मिलेगी। ऑब्जेक्टिव की यानी एमसीक्यूज़ मॉडल पेपर की भी मिलेगी, एमसीक्यूज़ क्वेश्चन पेपर की भी मिलेगी आपको, क्वेश्चन विभिन्न विश्वविद्यालयों के। इसके अलावा साथ ही साथ मॉडल पेपर जो मैं बनाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, और भी चीज़ों की पीडीएफ मिलेगी। और जो क्लास आपकी यहाँ पर हो रही है भी अभी जाकर के इसकी पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। बाकी आप देखेंगे कि ये सब भी एक प्रकार से आपका, जैसे कि इसमें आप देखेंगे, इसमें जो आपका इसी कोर्स में डिजिटल जो आपका ये है, क्या नाम है, फिर विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता, यानी एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, BA BSc बीकॉम के सेमेस्टर 5 में ये आपको को करिकुलर कोर्स में शामिल पढ़ना पड़ता है। तो इसकी भी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी, बहुत सारी पीडीएफ और बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जिसमें आपको रीजनिंग और जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, तो ये भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चूँकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।